आपको बताऊंगा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोसीड्यूर है वो स्टेप बाय स्टेप 30 स्टेप में, जिसके थ्रू आप जो है कॉस्टिंग सेव कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं और आपको सही जानकारी भी होगा कि काम करने का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है। मैं हूं इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर स्टेप बाय स्टेप। 30 स्टेप में जो है आप कंस्ट्रक्शन का अपने घर का काम पूरा कर सकते हैं। जब भी आप अपना घर बनाने के लिए जाते हैं तो उसे ये पता नहीं होता है कि घर किस तरीके से बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीड्यूर है, यानी कि घर बनाने के बाद उसे स्टेप बाय स्टेप घर बनाने के बारे में पता हो जाता है। और यही चीज अगर घर बनाने के पहले पता चल जाता है तो बहुत सारे फायदे होता है। जैसा कि आप बहुत सारे पैसा भी बचा सकते हैं, टाइम भी सेविंग कर सकते हैं। आपको एक्चुअल मटेरियल का भी पता चल जाएगा, किस मटेरियल में किस स्टेज में कौन सी ब्रांड यूज करना है वो भी पता चल जाएगा। कौन कौन सी काम है जो पहले करना चाहिए, कौन सी काम है जो बाद में करना चाहिए, क्या क्या ऐसा काम है जिसके सारे हम अपना पैसा बचा सकते हैं। जैसा कि आपके घर का जो काम होता है वह क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, और घर बनाने की जो लागत है उसमें भी बचत हो सकता है। तो जो लोग अपना घर बनवाने जा रहे हैं या जो लोग अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताने के लिए कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर किस तरीके से बनाया जाता है और कौन कौन सी स्टेप में आपको क्या सावधानी बरतनी है, जिससे कि आपका घर का काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आगे चल के आपको घर बनाते समय जो नुकसान होता है वो पैसा ज्यादा लग जाता है और खराब क्वालिटी का काम भी होता है। तो वैसे ऐसे समस्या का, ऐसे प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए इस वीडियो का मेन पर्पस है कि हम इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का बारी बारी से बताएंगे। इसी वजह से हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप जहाँ पे घर बनवाने वाले हैं या प्लॉट ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं या प्लॉट को परचेज करने वाले हैं, तो साथ में जहाँ पे प्लॉट परचेज करेंगे, मान लीजिए आपने प्लॉट परचेज कर लिया, तो जो भी परमिशन रिक्वायर्ड होता है बिफोर कंस्ट्रक्शन के लिए, आपका म्युनिसिपल एरिया में पड़ रहा है तो जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर आपका रूरल एरिया में है तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम पहला स्टेप जो बताएंगे वो है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस टाइप का घर बनवाना है। जनरली दो टाइप के लोग घर बनाते हैं। पहला है लोड बियरिंग टाइप स्ट्रक्चर, दूसरा है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम बीम का यूज नहीं किया जाता है। आपके पूरे स्लैब का जो लोड है आपके दीवार के ऊपर होता है। ज्यादातर पुराने घर के लिए लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का यूज किया जाता था और ये इतना अच्छा अर्थक्वेक रेसिस्टेंस नहीं होता था, इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा जो होता है वो है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। जैसा कि ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कॉलम है, बीम है, स्लैब है और सब आरसीसी है। इसको हम लोग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसलिए आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर आजकल इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम और बीम का यूज किया जाता है, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं। कॉलम भी है, बीम भी है, स्लैब भी है। और स्लैब का जो इसमें लोड होता है वो कॉलम उठाते हैं, स्लैब का लोड बीम में आता है, बीम से फिर कॉलम में आता है, कॉलम से होकर फुटिंग में जाता है, फुटिंग से होके आपका अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी वजह से आजकल के बड़े बिल्डिंग हो या छोटे घर बनाना हो, आजकल लोग आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज करते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपके घर बनाने के लिए आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज करें ताकि वो बेहतर होगा। अब उसके बाद अगला स्टेप है जो कि ये है कि वहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपके घर किस तरीके से बनाना है। उसके लिए आप अपने इंजीनियर और आर्किटेक्ट से क्या करते हैं, प्लान बनवाते हैं। तो प्लान आपको अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है प्लान बनवा लेना है। फिर डिसाइड करना है कि रूम का साइज कितना रखना है। जब भी आप घर बनवाना हो तो आपको प्लान बनवाना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होता है। साथ में आपको घर बनवाने में कितना खर्च आएगा ये डिपेंड करता है आपके घर के प्लान के ऊपर। जब आपके घर का प्लान कंप्लीट हो जाता है तो प्लान के अंदर ही हम लोग को ये भी डिसाइड करते हैं रूम का साइज क्या है, रूम का ओरिएंटेशन क्या है, विंडोज ग्लास कितना रखना है, विंडोज का साइज क्या होगा, उसके बाद डोर फ्रेम का साइज क्या होगा, अटैच टॉयलेट कितना रखना है, डाइनिंग रूम कितना रखना है, उसके बाद आपका कॉमन टॉयलेट कितना रखना है, डाइनिंग हॉल का एरिया क्या होगा, टॉयलेट का मिनिमम स्टैंडर्ड साइज क्या है, हमको कितना रखना है, ये सारी चीज इसी में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। अब जनरली मार्केट में दो टाइप के काम दिया जाता है, एक होता है विथ मटेरियल, दूसरा है विदाउट मटेरियल। विथ मटेरियल में क्या होता है, जिसमें आप अपना घर का काम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर जो है आपका
कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जिसमें मटेरियल जितना लगेगा आपको, जैसे स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, सैंड लगेगा, डोर विंडोज फ्रेम लगेगा, उसका शटर लगेगा, ग्लास लगेगा, और जितनी भी मटेरियल इसके अंदर लगेगा, टाइल्स लगेगा, वो सारा मटेरियल आपको खरीद के देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको लेबर के साथ आपको काम कंप्लीट करके देगा, यानी पूरा कंप्लीट काम करने के बाद आपको जो है विथ मटेरियल दे देगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है मटेरियल का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पेमेंट का प्रोसेस को अपनाना है और अपना काम देते जाना है। आपको सिर्फ पैसा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये दोनों का अरेंजमेंट करके देना पड़ता है। बाकी तो कॉन्ट्रैक्टर सभी चीजें देखते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेता है। जनरली विथ मटेरियल के साथ काम करने से 1500 से 1800 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसे डिमांड कर सकता है, और उसके बाद आपको घर का काम कंप्लीट करके देते हैं। इसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट बनाते हैं, और जैसे जैसे घर का काम कंप्लीट होता है उस स्टेप के हिसाब से आप जो है कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट देते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप होता है जहाँ पे लोग अपने आप से मटेरियल और बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। सिर्फ लेबर के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जाता है। तो यहाँ पर मटेरियल की जिम्मेदारी ओनर की होती है, सिर्फ लेबर की जिम्मेदारी आपके कॉन्ट्रैक्टर का होगा, जिसको हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो पेमेंट बना के काम देना चाहिए। पेमेंट का जो प्रोसेस होता है, एग्रीमेंट बना के आपको काम देना चाहिए, और एग्रीमेंट के हिसाब से काम करने के बाद जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से जो है स्टेप बाय स्टेप काम कंप्लीट होता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जो है आप उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते जाएंगे। तो और अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है तो पेपर बना लीजिए, क्योंकि पेमेंट की जो प्रोसेस होता है ना वो आपको रहेगा तो बेहतर होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और हाउस ओनर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी जो चीज है वो पेमेंट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को आप करेंगे। उसके बाद जो है एग्रीमेंट में आपको सारी चीज देना है कि कॉन्ट्रैक्टर का क्या जिम्मेदारी है, ओनर का क्या जिम्मेदारी है, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किस किस हिसाब से आप देंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहचान वाला है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात का पछतावा आपको आगे चल के होगा, इसलिए आप पहले ही सावधान रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और जब कभी आप कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने वाले हैं तो सिर्फ रेट मत देखिए, आप उसके काम की क्वालिटी को देखिए। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर को बोला ये अच्छा काम करता है, देख लिया और उसको काम दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है, उसने जो काम कंप्लीट किया है उसका क्वालिटी देखना है, उसका वर्कमैनशिप को देखना है, फिर उसका पैसा आपको उसके हिसाब से डिसाइड करके देना चाहिए। उसके बाद शुरुआती दौर में लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए सस्ते कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, और आगे चल के घर का काम तो खराब होता ही है, उनके पैसा भी नुकसान होता है। क्योंकि जो भी काम खराब होगा वो जो आप उसको रिपेयर करेंगे तो मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, मिस्त्री लगेगा, उसका पैसा तो आपको लगेगा। तो एक बार तो मटेरियल गया, फिर आप उस क्वालिटी को चेंज करने के लिए, सुधारने के लिए आपने दोबारा से काम डिफेक्ट को जो है ये किया। अब जब आप अपने घर का काम शुरू करोगे तो कौन सी कॉन्ट्रैक्टर को काम देना पसंद करोगे, विथ मटेरियल वाले या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब अगला स्टेप आ जाता है जहाँ पे आपका प्लॉट है उसे आप सही तरीके से क्लीन कर लेते हैं। जो प्लॉट का जो है स्क्रबिंग, ग्रबिंग, ये सब जो है जितने भी घास फूस है उसके ऊपर से हटा दिया जाता है। आप सही तरीके से जो है क्लीन कर लेने के बाद जो आपका ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग लेआउट कर लेना है, लेआउट कर लेना है, मार्किंग कर देना है। और जो है जहाँ पे आप सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से फुटिंग का मार्किंग देते हो, जहाँ पे आपकी फुटिंग की गड्ढे आने वाली है, अब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको एक्सकावेशन शुरू करना है। अब एक्सकावेशन के लिए आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ जाता है वो है जेसीबी से कर सकते हैं, और मैन पावर से भी लगा के कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फुटिंग है जेसीबी से तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको प्रॉपर उसका जो एक्सकावेशन है उसको सही जो है लाइनिंग में लाने के लिए आपको मैन पावर लगाना ही पड़ेगा। जब हम अगर गड्ढे की गहराई की बात करते हैं तो जहाँ पे हार्ड स्टेटा होता है वहाँ पे फुटिंग को रेस्ट किया जाता है। अब रेगुलरली आपको 4 से 5 फीट से कम जो है गहराई फुटिंग की बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कुछ जगह कॉन्ट्रैक्टर आपको कहते हैं कि गहराई आप 2 से 3 फीट ले लीजिए, उससे आपका हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही नहीं करना है। इसके लिए आपको एक और भी आसान कर सकते हैं काम को। आपके घर के आसपास जो पहले से घर बना के रखे हैं उनकी जो गड्ढा है वो पता कर लीजिए। अगर आपको ये जान लेते हैं कि एक आइडिया आ जाएगा कि आपके आसपास का जो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हो, किस टाइप का सॉइल है, सॉइल का कंडीशन क्या है, सिस्मिक जोन कौन सी है, और वहाँ पे वो कितने फ्लोर का बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, उसने कितना फ्लोर बनाया,
और उसमें उसने फुटिंग का जो डेप्थ है, मीन्स डेप्थ ऑफ फुटिंग उसने क्या मेंटेन किया। उसके बाद आपकी बारी आती है पीसीसी का, जिससे कि आपका एक लेवल सरफेस मिलता है आपके घर की फुटिंग के लिए। अब आप जो फुटिंग के लिए पीसीसी करने वाले हो उससे पहले आपको जो है सोलिंग कर लेनी चाहिए, जिससे आपका जो एरिया है, सरफेस है, वो सोलिंग में आप ब्रिक यूज कर सकते हैं। सोलिंग के बाद की जो बारी आती है वो पीसीसी की, और पीसीसी जब भी आप करते हो तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पीसीसी का जो थिकनेस है वो आपको 6 इंच रखना चाहिए। उसका जो प्रोपोर्शन है वो आपका 136 मीन्स M20 ग्रेड, M10 ग्रेड यूज कर सकते हैं। फिर कंक्रीट के लिए आप M20 ग्रेड यूज कर सकते हैं। और जब भी आप पीसीसी करते हो तो खासकर पीसीसी का जो लेवल है वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आप बेंड है, कहीं पे आपका जो है स्लोपिंग है, कहीं पे जो है आपने सही तरीके से मेंटेन नहीं किया है, तो एक समान लेवल में रखना है। क्योंकि इसके ऊपर जब फुटिंग आएगी तो जो फुटिंग आएगी उसका जो लोड होगा वो इवनली होना चाहिए। जबकि आप पीसीसी जो करेंगे तो वो इवनली रहेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जो रेनफोर्समेंट बाइंडिंग होगा वो भी प्रॉपर तरीके से होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोड का वो भी सही तरीके से होगा। और जब आपकी पीसीसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको सेंट्रल लाइन मेथड की मदद से कॉलम का जो पोजीशन है वो आपको मार्क कर देना चाहिए, जिससे कि आपका कॉलम एग्जैक्ट सेंटर लाइन में खड़ा हो सके। और जब कॉलम आपका सेंटर लाइन में खड़ा हो जाएगा उसके बाद जो है वहाँ का कॉलम के लिए रेनफोर्समेंट जो है वो देना चाहिए। तो कॉलम का रेनफोर्समेंट कटिंग होगा, बाइंडिंग होगा। अब देखिए एग्जैक्ट सेंटर लाइन पर जब खड़ा किया जाता है ना कॉलम को, तो जो मिनिमम है जो डाया हम लोग इसमें यूज करेंगे वो आपका डाया होगा आपका मिनिमम 12 mm का डाया सरिया यूज करना है। जनरली जो कॉलम होता है उसके लिए हम लोग जो है 4 सरिया यूज करते हैं, आप 8 सरिया भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है बिल्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन पे। और अगर कॉलम बड़ा या कमर्शियल बिल्डिंग है, जैसे ये आपका एक कमर्शियल बिल्डिंग टाइप का है, तो इसमें जो है जो आपका DBR होगा, डिजाइन बेसिस रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है रेनफोर्समेंट का डाया डिसाइड किया जाता है। और कॉलम के लिए जो स्टीरोप यूज करते हैं उसके लिए आप 8 mm का सरिया यूज कर सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं ये जो फुटिंग का जो मेस होता है, जो जाली होता है, इसके लिए आपको कितने mm का सरिया यूज करना चाहिए जनरली। तो इसके लिए आप 10 mm 12 mm का डाया सरिया यूज कर सकते हैं। जो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि फुटिंग का जो मेस है उसके लिए 10 mm से कम का जो डाया ऑफ स्टील बार है वो यूज नहीं करना चाहिए। और जो फुटिंग मेस है वो जो सरिया यूज करेंगे उसका जो स्पेसिंग होगा वो 6 इंच रखना है, मीन्स 150 mm का, जिसको हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और ये आपका बाइंडिंग मेस के लिए यूज किया जाता है। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात आता है कवर ब्लॉक का। तो फुटिंग में हम लोग जो कवर ब्लॉक यूज करेंगे जो मेस के नीचे होगा, जाली के नीचे, पीसीसी के ऊपर होगा, वो प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। और इसमें एक गलती देखी जाती है कि लोग कवर ब्लॉक के जगह ब्रिक और लकड़ी यूज करते हैं। तो आपको ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जबकि आप कंक्रीट वर्क करने वाले हैं तो कंक्रीट कवर ब्लॉक जो रेडीमेड मार्केट में भी अवेलेबल होता है या आप खुद से भी कास्टिंग करके वो यूज कर सकते हैं। अगर आप कवर ब्लॉक के जगह पे ब्रिक और लकड़ी का यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत है। और जो आपका कॉलम का जो बार आता है ना, उनका जो एल प्रोवाइड किया जाता है उसका साइज मिनिमम 12 इंच जो है वो होना चाहिए और 1 फीट से कम नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो आपकी फुटिंग है। फुटिंग होगी उसके लिए आपको कौन सी ग्रेड की जो कंक्रीट है वो यूज करनी होती है। तो मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है वो यूज करना ही चाहिए। अब ये जो M20 ग्रेड कंक्रीट है उसके लिए जो मिक्स प्रोपोर्शन होता है वो आपका 1:3 होता है। तो 1 जो है स्टैंड फॉर सीमेंट, 1.5 स्टैंड फॉर सैंड और 3 स्टैंड फॉर एग्रीगेट, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.55 सैंड और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट है। कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स करने की गलती ना करें। वैसे तो M20 ग्रेड के लिए 28 से 32 लीटर जो पानी का यूज किया जाना होता है, पर साइड पे काम आसान करने के लिए लोग क्या करते हैं, कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की जो मजबूती है वो कम हो जाता है। जब भी आपका फुटिंग का कंक्रीट चलता है तो ऐसे समय में अगर आप वाइब्रेटर का यूज करेंगे तो आपके फुटिंग का जो ये कंक्रीट होगा वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाएगा और जो एयर वॉइड होगा ना वो अच्छे से रिलीज भी हो पाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होगा और वो आपको मजबूती में मदद करेगा। और जब भी आप कंक्रीट वर्क कंप्लीट करोगे तो 10 से 12 दिनों का क्यूरिंग करना कंपलसरी है। मीन्स जो पानी डाल के क्यूरिंग करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ और भी मिलता है। तब बारी आती है आपका पेडेस्टियल का। जो कॉलम का पेडेस्टियल
है, इसको बनाते समय M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है। और फुटिंग के साथ आपको इस पेडेस्टियल का भी जो क्यूरिंग है वो 10 से 12 दिन करना चाहिए। फुटिंग और PCC और पेडेस्टियल ये तीनों का काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो है, जब आप सॉइल फिलिंग करेंगे, जो फिटिंग में सॉइल फिलिंग करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको उस गड्ढे के अंदर अच्छे से पानी भर देना है। इसके बाद जो है बेनिफिट ये होगा कि आपको जो फुटिंग का क्यूरिंग हो पाएगा वो अच्छे तरीके से जो है कॉम्पैक्शन भी उसे मिलेगा। और जब उसके बाद अगला स्टेप आता है वो है आपका प्लिंथ बीम का। जो आपका प्लिंथ बीम का हाइट डिसाइड हो जाता है, तो जैसे कि 1.5 फीट, 2 फीट और 3 फीट, तो उसके नीचे आपकी ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लिंथ बीम कास्ट कर देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं और डायरेक्ट प्लिंथ के अंदर जो है सॉइल फिलिंग करता है। तो इसका नुकसान ये है कि नीचे से मिट्टी अगर रहेगा तो इससे आपका क्या होगा, फर्श भी बैठ सकता है। मीन्स प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं होने से क्या होगा, फर्श बैठने लगेगा। तो इससे प्लिंथ बीम का जो डिजाइन होगा उसके हिसाब से आपका सरिया बनना है। जनरली आपको जो बॉटम में 12 mm का यूज किया जाता है, टॉप में 10 mm का, और रिंग